आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, आदिवासी विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट्स। तो इस विद्रोह को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आदिवासी क्या है। तो अगर हम आदिवासी को जानना चाहें तो हमें यह कहना पड़ेगा कि बनेले क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह है। बनेले मतलब बने के आसपास, ठीक है, क्षेत्रों में रहने वाला मानव समुदाय है ये। क्लियर? अब ये जो मानव समुदाय है ये क्या करता है? जो नागरिक जीवन है, मतलब जो सिविलियन लाइफ है उससे ये दूर है, नागरिक जीवन से दूर रहता है। और इस नागरिक जीवन से अलग इसकी जीवन शैली है, ठीक है। आर्ट ऑफ लाइफ जो है इसकी यह अलग है। किससे? ये जो सिविलाइज्ड लाइफ है इससे अलग है। फिर इसके अलग खान पान है, ठीक, और अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आदिवासी कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न आता है, किन भोले भाले आदिवासियों ने आखिर विद्रोह क्यों किया? विद्रोह का कारण क्या है? तो अगर हम विद्रोह के कारण की बात करें, विद्रोह का कारण कि अगर हम बात करते हैं तो देखिए, पहली बात यह है कि विद्रोह का जो इनका पहला कारण है वो है झूम खेती पर रोक। झूम खेती क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर सरकार ने रोक लगा रखा है। मतलब झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है कि आज ये किसी भूभाग पर खेती करेंगे, कल जब यहाँ पर फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो इसे छोड़ करके फिर दूसरे स्थानों पर खेती करेंगे। तो इससे क्या हो रहा था कि जब ये दूसरे स्थान पर जाते थे तो वहाँ पर जो वन होते थे उन वनों को ये काट देते थे। तो इसका मतलब ये है कि झूम खेती पर जब रोक लगाई गई तो इन्होंने क्या माना? इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप माना। दूसरी चीज़ ये है, इनसे बेगार लिया जाता था। बेगार मतलब बलात्कार, ठीक है। तो बलात्कार या बेगार करने की जो इनके सामने मजबूरी अंग्रेजों ने प्रस्तुत कर दिया था, ठीक है, उसके कारण भी इनमें असंतोष था। अब एक प्रश्न और आता है, वो है ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप। जो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, ठीक है, इनका हस्तक्षेप। तो देखिए, जो यहां पर आप याद रखिएगा कि जो ईसाई मिशनरियां हैं, जब इन्होंने इनकी लाइफ में हस्तक्षेप किया तो इसका दो प्रभाव आया इनके जीवन में, आदिवासियों के जीवन में, ठीक है, दोहरा प्रभाव आएगा। एक प्रभाव क्या आएगा? तो देखिए, इनमें एक नवीन चेतना आएगी, ठीक है। ये नवीन चेतना कैसे आएगी? जाहिर सी बात है, ये वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे हैं, तो जब वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे तो इसी के साथ इनके अंदर क्या होगा? एक लॉजिक का डेवलपमेंट होगा, एक तर्क का विकास होगा, ठीक है। और यह तर्क कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है कि इस तर्क में फर्टर्निटी की बात होगी, ठीक है, लिबर्टी की बात होगी, तो मतलब बंधुत्व और स्वतंत्रता की बातें इनके अंदर आएंगी, ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और इसी शिक्षा के माध्यम से जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान के द्वारा यह ईसाई मिशनरियों या ईसाई धर्म के विरुद्ध इन्होंने हस्तक्षेप या बगावत किया था। एक और भी ईसाई मिशनरियों का प्रभाव था, और वो क्या था? धार्मिक जीवन में, मतलब आदिवासियों का जो धार्मिक मान्यताएं हैं और उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर है या सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना में जो हस्तक्षेप हो रहा था ईसाई मिशनरियों के द्वारा, इसके कारण भी इनके अंदर असंतोष था। एक और भी रीजन आप ले सकते हैं, बिचौलियों की भूमिका। ये बिचौलिए कौन है? जाहिर सी बात है कि ये बिचौलिए, ठीक है, जमींदार हैं और शाहूकार हैं। इन जमींदारों और शाहूकारों के द्वारा जो है, ठीक है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इससे भी इनमें असंतोष था। लेकिन एक और भी रीजन आप याद रखिएगा, ठीक है, सामूहिक संपत्ति या सामुदायिकता।
ठीक है, का इनके अंदर अंत हो रहा है और व्यक्तिगत संपत्ति या व्यक्तिवाद की अवधारणा विकसित हो रही है। मतलब सामुदायिक संपत्ति और व्यक्तिवादी, ठीक है, अवधारणा का इनके अंदर विकास हो रहा था। एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए जो आदिवासी हैं, ये आदिवासी लोग एक समूह में रहते हैं, ठीक है, और लेकिन ये समूह कब खत्म हो गया? जाहिर सी बात है कि ये वेस्टर्न एजुकेशन आई। जब वेस्टर्न एजुकेशन आएगा तो पैसा आएगा, और ये जो पैसा आएगा, इस पैसे ने क्या किया, इनको अपनों से बेगाना बना दिया, ठीक है। और जब इन्होंने अपनों को ही अपनों से दूर जाते हुए देखा तो उन्होंने उस व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर दिया, जिसके कारण इनका अपना इनसे दूर हुआ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इनके विद्रोह का कारण क्या है, ठीक है। अब हम आपके सामने एक और चीज़ लाएंगे कि आदिवासी जो विद्रोह है या रिवोल्ट है, ठीक है, उसका नेचर या स्वरूप क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसका स्वरूप क्या है। तो हम देखें कि आदिवासियों की जो बगावत है, ठीक है, इस आदिवासी बगावत का स्वरूप क्या है। तो देखिए एक चीज तो ये रही कि आदिवासियों में कभी भी वर्गीय चेतना या क्लास कॉन्शियस जो है इनके अंदर नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके अंदर वर्गीय चेतना नहीं थी, ठीक है। वर्गीय चेतना का मतलब ये है कि जो आदिवासी हैं, ठीक है, उन आदिवासियों में कि हम आदिवासी हैं, ऐसी भावनाएं इनके अंदर नहीं थी। इनके अंदर वर्गीय चेतना के स्थान पर एक था जातीय, ठीक है, और क्षेत्रीय चेतना, ठीक है। तो देखिए जब इनके अंदर जाति और क्षेत्रीय चेतना तो है, ठीक है, मतलब एक जाति के आदिवासी जब बगावत करेंगे, एक क्षेत्र के आदिवासी जब बगावत करेंगे तो सभी करेंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्र के आदिवासी जब बगावत करेंगे तो ये उनका साथ नहीं देते। तो आपने देखा कि इनके अंदर वर्गीय चेतना नहीं है, लेकिन जाति और क्षेत्रीय चेतनाएं अवश्य मौजूद हैं, ठीक है। एक बात यह है कि इन्होंने सदैव शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है, ठीक है। तो इनका शोषक कौन है, कौन है जो इनका शोषण कर रहा है? तो आप याद रखिएगा, यह दो लोगों के शोषण से बहुत परेशान थे। कौन कौन था? एक तो देखिए जमींदार थे और दूसरे मनी लेंडर्स या साहूकार थे, साहूकार थे। तो इन दोनों लोगों के अत्याचारों से ये काफ़ी परेशान थे। और एक चीज़ और भी है कि देखिए ये सारे लोग बाहर से आए हैं, ठीक है, सारे लोग बाहर से आए हैं, मतलब आदिवासी नहीं हैं, एक सिविलाइज्ड समाज से आए हैं। और ये सिविलाइज्ड समाज के लोग, ठीक है, यहाँ आकर के आदिवासी क्षेत्रों में आकर के अनसिविलाइज्ड होकर के और यह इन बनेले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बाहर से आने वालों में एक और भी बंदा है जिसे वो दीकू कहते हैं, दीकू। तो दीकुओं का यह समर्थन करते हैं, ठीक है। शोषण करने वाले ये जमींदार और साहूकार भी बाहर से हैं, ये दीकू भी बाहर से हैं, लेकिन इन दीकुओं का ये समर्थन करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? ठीक है, पहले तो आप ये जानिए कि दीकू में कौन आता है। बढ़ई आएगा, ठीक है, लोहार आएगा, ठीक है, दर्जी आएगा, ठीक है। तो इनका ये विरोध नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये लोग कर क्या रहे हैं, इन आदिवासी लोगों का समर्थन करते थे, उनके लिए, ठीक है, ये महत्वपूर्ण थे उनके लिए, ठीक है, ये कहीं से उनके हितों के लिए बाधक नहीं थे, ठीक है। अब ये जो आदिवासी बगावत रही है, ठीक है, आदिवासी बगावत चाहे जहां भी रही हो, ठीक है, इनका स्वरूप क्या था? आप कहेंगे सर ये हिंसक था, और हिंसक के साथ ये करते क्या थे? सशस्त्र, मतलब शस्त्र के साथ यह विद्रोह या बगावत करते थे। एक चीज और, जो इनके नेता थे, ठीक है, तो इनके नेता
ही इनको एक्सप्लॉइट करते थे। कैसे? ये नेता लोग करते क्या थे? इन आदिवासियों को उत्तेजित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये खुद को, अपने आप को क्या बोलते थे कि वह ठीक है एक देवता है। ठीक है, इसलिए आदिवासी जितने भी नेता थे उन्होंने खुद को ठीक है मसीहा घोषित कर दिया था। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारे देश के अंदर जो आदिवासी बगावतें हुई हैं, ठीक है, ब्रिटिश राज के अंदर जो बगावतें हुई हैं, आदिवासी बगावतें हुई हैं, ये कौन कौन है और कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए, इसको याद करना एक टिपिकल वर्क है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक तरीके से अध्ययन करें तो हम लोग के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, आदिवासी, ठीक है, या आदिवासियों के प्रमुख विद्रोह, ठीक है, प्रमुख विद्रोह, ठीक है, ये आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेन जो रिवोल्ट हुए हैं उनकी चर्चा हम करेंगे यहाँ। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए, इसका एक तरीका है कि आप याद रखें भारत के मैप को, याद रखें। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों के जो प्रमुख विद्रोह हैं वो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ हो रहे हैं। एनी में नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भाग में कहाँ हो रहा है। फिर हम ये देखेंगे कि ईस्ट में कहाँ हो रहा है। फिर हम ये देखते हैं कि साउथ ईस्ट कोस्ट पर जो हमारा ये हिस्सा है, ये हिस्सा जो चल रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ विद्रोह हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम ये देखते हैं ये जो हमारा वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, पश्चिमी भारत, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन विद्रोह हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ वेस्ट कोस्ट लिख देते हैं WC। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन विद्रोह हो रहा है। फिर हम ये देखते हैं जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य भारत है, ठीक है, यहाँ पर कौन कौन विद्रोह हो रहा है। ठीक है, और अब हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, मध्य भारत में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में, और कहाँ, वेस्ट कोस्ट पर बगावतें कहाँ कहाँ हो रही हैं। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमारे पूरी बगावतें हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, हम उठाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ बगावत हो रही है, तो आप स्पेशली याद रखिएगा कि नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, मुख्यतः 3 जगहों पर हो रही है। ठीक है, वैसे तो असम नॉर्थ ईस्ट में नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी हम यहाँ रख रहे हैं। असम में होगा, मेघालय में हो रहा है, और अरुणाचल में हो रहा है। अब अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में कहाँ कहाँ पर होगा, तो बंगाल में है। ठीक है, बगल में झारखंड के अंदर होगा। झारखंड के बाद कहाँ आ जाएंगे आप, बिहार के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो बिहार के अंदर। अब अगर हम ईस्ट कोस्ट पे चलें तो ईस्ट कोस्ट में हम देख लेंगे, सबसे पहली चीज उड़ीसा को देख लेंगे। ठीक है, उड़ीसा के बाद हम लोग कहाँ देख लेंगे, आंध्र प्रदेश को देख लेंगे। ठीक है, वहीं पर तेलंगाना को देख लेंगे। फिर हम लोग चले जाएंगे तमिलनाडु में। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पर है, पूर्वी, ठीक है, कोस्ट पर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मध्य भारत में, तो मध्य भारत में हम लोग कहाँ देख लें, छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी बगावत हो रही है। फिर हम लोग वेस्ट कोस्ट पर चलते हैं, तो वेस्ट कोस्ट में कहाँ पर आएगा, ठीक है, एक तो महाराष्ट्र के हिस्सों में आ जाएंगे आप। ठीक है, फिर ये कर्नाटक के हिस्सों में आ जाएंगे आप। ठीक है, फिर कर्नाटक के बाद आप केरल के क्षेत्र में आ जाइए। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में बगावत होती है। ठीक है, अब ये पूरे मैटर आपके हो गए हैं। ठीक है, अब पश्चिम भारत में भी अगर हम बात करें तो राजस्थान की भी बातें हमें करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन राजस्थान में कोई इतना महत्वपूर्ण आदिवासी बगावत नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, क्लियर। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चलें
तो सबसे पहले हमको कहाँ चलना पड़ेगा? असम के अंदर, जैसा कि लिखा गया है। तो देखिए, असम में अगर हम लोग देखें तो असम में जो क्रांतिकारी गतिविधि हो रही है, सॉरी विद्रोही गतिविधियां हो रही हैं आदिवासियों की, उसमें क्या है? सबसे पहले हम याद रखेंगे असम में अहोम विद्रोह। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? असम में हो रहा है। ये कब हो रहा है? ठीक है, 1825 में हो रहा है। ठीक है, इसका लीडर कौन है, नेता कौन है? तो आप बोलोगे गोमधर कुंवर है, गोमधर कुंवर है। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम सभी को लिख लेते हैं, सबको, और उसके बाद हम बताएंगे कि रीजन क्या है इसमें। ठीक है, अहोम के बाद ये असम में हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद खासी बगावत होगी या खासी विद्रोह होगा। ये खासी विद्रोह कहाँ हो रहा है? तो पहली चीज तो आप याद रखना कि 1829-30 में हो रहा है ये। और खासी कहाँ पर पड़ता है? मेघालय की पहाड़ियाँ हैं ये, मेघालय। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियों में रहने वाली एक यह, ठीक है, जनजाति या आदिवासी लोग हैं। ठीक है, अब इसका नेता कौन है? तो इसका नेता है तिरुत सिंह, तिरुत सिंह। ठीक है, और पूछा जाए कौन है तो बारमानिक है, बारमानिक। और कौन है? मुकुंद सिंह है, मुकुंद सिंह है। ठीक है, तो आपने ये इसे कहाँ देखा? ये देखा असम के अंदर, ये देखा आपने मेघालय के अंदर। ठीक है, एक ही आपको और जानना है और वो है अका। अका ये कब हो रहा है? तो थोड़ी डेट इसकी चेंज कर रही है, 1829 है, लेकिन अका और अहोम, ठीक है, अका बगावत और अहोम बगावत ये दोनों ही असम की हैं। ठीक है, और अका का लीडर कौन है? तागी रजा है। ठीक है, तागी रजा है। ठीक है, एक आपको और देखना है, सिंगफो, सिंगफो रिवोल्ट या सिंगफो जनजाति की बगावत। ठीक है, तो ये कब हो रही है? तो 1830 और 31 में होती है। ठीक, अब ये सिंगफो लोग रहते कहाँ हैं? तो आप याद रखिएगा कि सिंगफो लोग दो स्थानों पर रहते हैं, एक आज भी, एक असम में है और दूसरा अरुणाचल में रहते हैं। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर है कि चाहे वो सिंगफो हो, ठीक है, और अच्छा हाँ, सिंगफो का नेता कौन है? रनुआ गुहाई है, रनुआ गुहाई। ये आपने देखा, मतलब सिंगफो का वर्ष आपने देखा, इसका नेता देखा, क्षेत्र देखा, फिर उसी प्रकार से अका देखा कि अका असम में हो रहा है, ये वर्ष आपने देखा, इसका नेता देखा तागी रजा। ठीक उसी प्रकार आपने खासी देखा, मेघालय के अंदर है और ये वर्ष है और इसका नेता है तिरुत सिंह। ठीक है, अब हमको इसके अंदर क्या क्वेश्चन हमसे उलझाया जा सकता है? ठीक है, तो पहली चीज ये आप याद रखिएगा कि इनकी बगावत का कारण क्या है, ये करना क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, अंग्रेज मुक्त क्षेत्र चाहते हैं ये। ठीक है ना, अंग्रेजों को बाहर करना ही इनके बगावत का उद्देश्य है, अंग्रेजों के हस्तक्षेप को खत्म करना ही इनका उद्देश्य है। ठीक है, अब यहाँ एक विशेष चीज आपको याद रखना है। देखिए, ये लिखा है खासी का जो नेता है वो है तिरुत, ठीक है, तिरुत सिंह। तो ये जो तिरुत सिंह है, इसके बारे में हमें याद रखना है कि आज भी 17 जुलाई को, ठीक है, तिरुत सिंह की क्या मनाई जाती है? डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, मतलब बरसी मनाई जाती है। ठीक है, 17 जुलाई को। क्लियर? आपने ये नॉर्थ ईस्ट का मैटर देख लिया। अब हम चलते हैं ईस्ट में। तो ईस्ट में हम लोग देखते हैं कौन कौन सी बगावत आ रही है। तो ईस्ट में देखते हैं, तो देखिए ईस्ट में सबसे पहले आप देखेंगे पहाड़िया बगावत। ठीक है, ये 1778 में होती है, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में होती है। ठीक है, पहाड़िया।
ठीक है। ये पहाड़ियाँ कब हो रही है? 1778 में होती है। ठीक है। किस क्षेत्र में हो रही है? छोटा नागपुर क्षेत्र में हो रही है। ठीक है। छोटा नागपुर मतलब झारखंड के क्षेत्रों में हो रही है। ठीक। अब इसका नेता कौन है? तो इसका जो नेता है वो है सर्वेश्वरी देवी। सर्वेश्वरी देवी ये इसको लीड कर रही हैं। ठीक है। और इनकी बगावत का कारण क्या है? तो आप कहिएगा पहाड़ी आदिवासियों का जमींदारों द्वारा किया जाने वाला शोषण। ठीक है। और अब तमाड़ बगावत आएगी, यही झारखंड की ही है। तमाड़ जनजाति या तमाड़ आदिवासियों की बगावत ये कब हो रही है? तो आप बोलोगे कि सर ये 1795 में होती है। तमाड़ 1795 में हो रही है। स्थान हमने आपको बता दिया कि स्थान ये है झारखंड है। ठीक है। झारखंड लिख लीजिएगा, झारखंड। ठीक। अब इन विद्रोहियों का नेता कौन है? तो बिछड़ू मनाकी, बिछड़ू मनाकी, और एक और बंदा है और वो है दुखान मनाकी। दुखान मनाकी ये इनके दो बड़े नेता हैं। ठीक है। और अब एक चीज हम देखेंगे, चुवाड़ बगावत। चुवाड़ तो देखते हैं क्या है चुवाड़। तो चुवाड़ का मतलब होता ही है असभ्य। तो देखते हैं चुवाड़ रिवोल्ट क्या है। तो चुवाड़ तो देखिए चुवाड़ जो रिवोल्ट है ये पहली चीज तो आप याद रखिएगा ये कब होता है? 1799 से शुरू होता है और 1805 तक चलता है। और कहाँ कहाँ चल रहा है? तो आप बोलोगे कि सर झारखंड के अंदर और बंगाल के अंदर चलता है। झारखंड और बंगाल में चलता है चुवाड़। ठीक है। चुवाड़ यहाँ का एक क्या है? जनजाति है या आदिवासी है। अब चुवाड़ों का नेता कौन है? तो आप बोलोगे कि सर रघुनाथ महतो हैं और रानी शिरोमणि है। रघुनाथ महतो और एक क्वीन है रानी शिरोमणि है। ठीक है। ये लोग हैं। अब यहां पर हमको याद रखना होगा कि इन्होंने बगावत क्यों किया है। ठीक है। तो आप याद रखिएगा इनकी जो बगावत का कारण है वो है जल, अपने क्षेत्र के जल, अपने क्षेत्र के जंगल और अपने क्षेत्र की जमीन। मतलब तीन चीज़ों को ध्यान में रखकर हो रहा है। जल, जंगल और जमीन को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने अपने इन दो नेताओं के नेतृत्व में बगावत किया था। लेकिन आज याद रखिएगा कि आज चुवाड़ बगावत को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है, बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, जंगल महाल आंदोलन। चुवाड़ को क्या कहा जा रहा है? जंगल महाल आंदोलन। ठीक है। लेकिन इसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है वो क्या है? तो आप कहेंगे कि चुवाड़ों की जो विद्रोह है या चुवाड़ों का जो विद्रोह है इसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है। और अब एक चीज़ और, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वह कौन सा? ठीक है। आदिवासी आंदोलन है या विद्रोह है? ठीक है। जिसे आज़ादी का प्रथम, ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब लेकिन आप याद रखिएगा हमने जनजातियों में कहा है, जनजातियों में कौन सा वो आंदोलन है जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? वो है चुवाड़। ठीक है। अब एक चीज है हो बगावत, हो रिवोल्ट। तो ये वो जो हो रिवोल्ट है ये कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है? 1820 में हो रहा है, झारखंड के अंदर हो रहा है और छोटा नागपुर के क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक है। और इसका नेता कौन है? तो आप कहेंगे जगन्नाथ है, राजा जगन्नाथ। ठीक है। अब राजा जगन्नाथ ने, ठीक है, बगावत क्यों किया था? तो आप कहेंगे यहाँ के जमींदार चूड़ामन राय के खिलाफ किया था। चूड़ामन
राय के अत्याचारों के विरोध में इन्होंने हथियार उठाए थे। ठीक है, लेकिन ये चूड़ामन राय का साथ कौन देगा? अंग्रेज देंगे, और ऐसी स्थितियों में हो बगावत का दमन कर दिया गया। फिर आपको एक चीज और जानना है, और वो है हूल बगावत। हो के बाद हूल, और ये जो हूल विद्रोह है ये कहाँ हो रहा है? झारखंड और बंगाल के क्षेत्रों में ही होता है। हूल, तो हम लोग देखते हैं कि हूल विद्रोह, ठीक है, ये 1855 के अंदर होगा। ठीक है, कहाँ हो रहा है? झारखंड के अंदर या छोटा नागपुर के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि हूल विद्रोह को ही संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। संथाल, ठीक है। बस एक बात यह है कि थोड़ा सा जो हूल विद्रोह है, ठीक है, ये 1855 में शुरू होता है, और संथाल, ठीक है, ये 1856 में विकसित होता है। दोनों, ठीक है, के नेता जो हैं एक हैं। कौन कौन नेता हैं इनके? मतलब नेता, तो इनके जो नेता हैं वो बड़े हैं, वो क्या हैं? एक है सिद्धू, दूसरे हैं कान्हू, और कौन है? सिद्धू, ठीक है, चाँद, भैरव और वीर सिंह माझी, ये लोग हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने बगावत क्यों किया था? जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किया था, और यह एक ऐसा जनजाति या आदिवासी बगावत है जिसने संथाल परगने की मांग की थी, और अपनी मांग को पूरा कराने के बाद ही इन्होंने अपने आंदोलन को समाप्त किया था। आप देख रहे हैं कि 1856 है ये, और 1857 के पहले, ठीक है, होने वाला यह विद्रोह है। इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, तो अब आपने पूर्व में देख लिया, अब हमारे सामने आता है मध्य भारत में, ठीक है, या सेंट्रल इंडिया में। तो सेंट्रल इंडिया में जो बगावत आती है उसमें हलवा बगावत आती है, छत्तीसगढ़ के अंदर हो रही है, और वो है हलवा। ठीक है, बगावत। ठीक है, अब ये जो लोग हलवा लोग हैं ये क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं? ठीक है, तो पहली चीज आप याद रखिएगा कि यह छत्तीसगढ़ में हो रही है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में हो रही है? जगदलपुर के क्षेत्रों में यह बगावत होती है। ठीक है ना, तो जगदलपुर के क्षेत्र में जो हलवा बगावत होती है। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, इसका वर्ष क्या है? ठीक है, वारेन हेस्टिंग के काल में हो रहा है, मतलब 1774 के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब इनकी मांग क्या है? तो आप कहेंगे यह एक डोगर क्षेत्र में, ठीक है, ये हलवा स्टेट की मांग कर रहे हैं। मतलब डोगर जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ इसको क्या करना चाह रहे हैं? यह एक नए राज्य के रूप में चाहते हैं। और इनका नेता कौन है? तो आप बोलोगे कि सर इनके नेता हैं अजमेर सिंह। ठीक है, और अजमेर सिंह ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो आप कहेंगे काकतीय शासक, काकतीय राजवंश के शासक ये कौन है? तो आप बोलोगे कि सर ये दरियादेव के विरुद्ध है, दरियादेव के विरुद्ध है। ठीक है, अब एक चीज यहां याद रखिएगा, लेकिन इस आंदोलन में, ठीक है, बहुत सारे हलवा जनजातीय आदिवासी लोग मारे गए। ठीक है, और यही कारण है कि आज भी हलवा जनजाति, ठीक है, एक प्रथा का आयोजन करती है, और उस प्रथा का नाम है ताड़ झोंकनी प्रथा। ताड़ झोंकनी प्रथा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ताड़ झोंकनी प्रथा क्या है? तो आप याद रखिएगा, हलवा लोग 1774 में जो इनके नेता अजमेर सिंह हैं और इनके जो साथी हैं, उनके सामूहिक हत्या की याद में ये क्या मनाते हैं? ताड़ झोंकनी प्रथा का आयोजन करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब हम चलते हैं ईस्ट कोस्ट। हमारा मैटर छूट गया था। ठीक है, ईस्ट के बाद हमें ईस्ट कोस्ट पर आना चाहिए था, लेकिन वो छूट गया था, और इसमें ईस्ट कोस्ट पर,
ठीक है, कुछ आंदोलन महत्वपूर्ण हैं जिसमें है खोंड। तो आइए हम लोग देखते हैं खोंड जनजाति या आदिवासियों की बगावत, खोंड, ठीक है, जनजाति या आदिवासी बगावत। ये पहली चीज़ कब हो रही है? 1845 में हो रही है। कहाँ होती है ये? तो आप कहोगे कि उड़ीसा, ठीक है, कि विशाखापत्तनम क्षेत्र में होती है, दसपल्ला क्षेत्रों में होती है, ठीक है, विशाखापत्तनम में भी है, मतलब आंध्र प्रदेश में भी चली जा रही है, और दसपल्ला, ठीक है, ये उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है दसपल्ला, यहाँ पर होती है। अब ये बगावत क्यों हो रही है? खोणों ने किसके नेतृत्व में बगावत किया था? चकर बिसोई के नेतृत्व में किया था, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि इन्होंने बगावत क्यों किया था, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, मेरिया प्रथा पर रोक लगाने के कारण, मेरिया प्रथा पर रोक लगाने के कारण किया था, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन है इस समय? हार्डिंग सर हैं। तो मेरिया प्रथा क्या है? तो आप याद रखिएगा, नरबली या मानव बलि। तो खोड़ों की मान्यता क्या है? ठीक है, खोड़ों की मान्यता ये थी कि इंद्र को खुश करने के लिए, इंद्र मतलब वर्षा के देवता इंद्र, इंद्र को खुश करने के लिए लोग करते क्या थे? मानव की कुर्बानी देते थे, बलि देते थे, ठीक है। तो इसी पर क्या हुआ? रोक लगा दी गई थी। तो इसी पर जब रोक लगाई गई तो इन्होंने क्या किया? बगावत किया था, ठीक है। हार्डिंग ने, गवर्नर जनरल हार्डिंग ने इस मेरिया प्रथा पर रोक लगा दी थी, ठीक है। अब याद रखिएगा सवार विद्रोह, सवार, तो ये सवार विद्रोह भी इन्हीं क्षेत्रों की एक, सवार लोग क्या हैं? इन्हीं क्षेत्रों, उड़ीसा और आंध्रा तथा तेलंगाना के क्षेत्रों में, ठीक है, रहने वाली एक जनजाति है, ठीक है। ये जनजाति क्यों बगावत कर रही है? आप कहेंगे मेरिया प्रथा पर लगी हुई रोक को हटाने के लिए बगावत कर रही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सेंटानली की बगावत थी। सेंटानली कहाँ रहती है? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये अंडमान निकोबार की एक जनजाति है, ठीक है, और इस जनजाति ने, ठीक है, बगावत किया था। क्लियर? अंडमान निकोबार में, ठीक है, किसके विरुद्ध किया था? जाहिर सी बात है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध। किसके एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध? जमींदारों और, ठीक है, साहूकारों के विरुद्ध। अब ईस्ट कोस्ट पर एक आपको बगावत और देखनी है, और वो है पालीगर जनजाति है, ठीक है। तो ये जो पालीगर है, ठीक है, इनकी बगावत कब होती है? पहली चीज तो आप याद रखिएगा, पालीगर कहाँ की जनजाति है? तमिलनाडु की जनजाति है, ठीक है। ये लोग बगावत कब शुरू करते हैं? तो आप बोलोगे कि सर 1802 में होती है। और आपको एक चीज़ याद रखना है, तमिलनाडु लिख लीजिए, और इसके अंदर एक चीज़ आप याद रखिएगा, वह कौन सा विद्रोह था, कौन सी जनजाति विद्रोह थी जो सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब लंबे समय तक चलने वाली जनजाति विद्रोह है? तो यही विद्रोह है, पालीगर। और इसका नेता कौन है? कट्टा बोमन है, कट्टा बोमन, ठीक है। अब हमारा पॉइंट ये खत्म हो रहा है, लेकिन पश्चिम कोस्ट पर भी जो कुछ विद्रोह हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम पश्चिमी तट पर चले, तो पश्चिम तट पर सबसे पहले हम देखेंगे मैसूर की बगावत, ठीक है। मैसूर में एक जनजाति रहती है, ठीक है। देखिए पश्चिम कोस्ट WC ये वाला, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मैसूर में ये विद्रोह होगा, और मैसूर में ये विद्रोह कौन करेगा? तो आप बोलोगे घोड़जी बाग, घोड़जी बाग करेंगे, ठीक है। अब ये बगावत कब होगी? 1804 में होती। क्यों होती है बगावत ये? तो आप कहोगे कि टीपू सुल्तान के, ठीक है, मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान हैं, और उन्हीं के समर्थन में घोड़जी बाग ने, ठीक है, बगावत किया था, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर देखें तो एक चीज़ और आता है, और वो है बेला थम्पी की बगावत। बेला थम्पी, ये बेला थम्पी कौन है? तो केरल के अंदर एक स्थान है त्रावणकोर स्टेट, त्रावणकोर स्टेट। तो ये जो त्रावणकोर स्टेट है, ठीक है, इसके प्रधानमंत्री हैं बेला थम्पी, ठीक है। तो बेला थम्पी ने 1805 में विद्रोह कर दिया था,
ठीक है। क्यों विद्रोह किया था? क्योंकि इन्होंने वेलेस्ली की सहायक संधि को मानने से मना कर दिया था, ठीक है। वैसे बेलाथम्पी त्रावणकोर के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बेलाथम्पी ने 1799 में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था, लेकिन 1805 में आकर के इन्होंने उस सहायक संधि या सब्सिडरी अलायंसेस को मानने से मना कर दिया था, ठीक है, और बगावत कर दिए थे। बाद में इनको पकड़ करके और इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। अब हमारे सामने एक और आता है और वो है रमौसी बगावत। रमौसी ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो रमौसी यहाँ का एक कबीला है। ये कब बगावत करता है, थोड़ा सा टाइम देख लें। ये 1826 में करते हैं, ठीक है। तो 1826 में इन्होंने क्यों बगावत किया था? क्योंकि रमौसी क्षेत्र या पुना के क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जीवन को जीना एक दुरूह कार्य बन चुका था। लेकिन अंग्रेज इन रमौसी जनजाति के लोगों को कोई सहायता देने के स्थान पर क्या कर रहे हैं, वो टैक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब ये टैक्स को इंक्रीज करेंगे तो ऐसी स्थिति में रमौसी लोग अपने नेता उमा जी के नेतृत्व में इन्होंने बगावत कर दिया था, ठीक है। एक और हम आपको बता देते हैं और वो है भील बगावत, ठीक है। ये भील बगावत कहाँ हो रही है? महाराष्ट्र में हो रही है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भील विद्रोह। तो ये जो भील विद्रोह है, पहली चीज आप याद रखिएगा, यह विद्रोह कब हो रहा है? 1818 में हो रहा है, ठीक है। इसका नेता कौन है? त्र्यंबक जी दांगलिया। त्र्यंबक जी दांगलिया हैं। अब ये त्र्यंबक जी दांगलिया कौन है? तो आप बोलोगे कि सर ये मराठा प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और 1818 में क्या होगा? मराठा जो राज्य है इसका अंत हो गया था और ब्रिटिश साम्राज्य में इसका विलय कर लिया गया था। किसे? मराठा राज्य को, मतलब शिवाजी के राज्य का 1818 में विलय कर लिया गया था। तो उस समय त्र्यंबक जी दांगलिया ने जो है भीलों को, ठीक है, क्या किया? उत्तेजित कर दिया। क्यों उत्तेजित कर दिया और वो क्यों उत्तेजित हो गए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे ही मराठा राज्य समाप्त होगा वैसे ही भीलों को मराठों की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली भील लोग करते क्या थे? मराठा की सेना में शामिल होते थे और शामिल होकर के ये क्या करते थे? मराठों की सेवा करते थे और इसके बदले उनको जो है क्या मिलता था? वेतन मिलता था, ठीक है। तो इसलिए भील विद्रोह हुआ था, ठीक है। और एक चीज आप याद रखेंगे, कित्तूर की बगावत। कित्तूर, ये जो कित्तूर की बगावत है ये 1824 में होती है। कहाँ पर होगी? ये कर्नाटक क्षेत्र में होती है, कर्नाटक क्षेत्र में होती है, ठीक है। और अगर कर्नाटक में भी पूछ लिया जाए कहाँ पर होता है तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि कर्नाटक के धारवाड़ रेंज की जो क्षेत्र हैं या सोने की बेल्ट हैं, उस सोने की बेल्ट पर गोल्ड माइंस जहाँ पर हैं, ठीक है, उस क्षेत्र पर किस जनजाति ने या आदिवासियों ने विद्रोह किया था? आप बोलोगे कि सर वो कित्तूर जनजाति है, इसने विद्रोह किया था। और इसके जो नेता हैं वो कौन है? तो आप कहेंगे रानी चेन्नम्मा है। रानी चेन्नम्मा है। इन्होंने बगावत क्यों किया चेन्नम्मा ने? जाहिर सी बात है कि ये विधवा थी और एक बच्चे को ये अडॉप्ट करना चाहती थी, गोद लेना चाहती थी, ठीक है। लेकिन सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने जब नहीं स्वीकारा तो रानी चेन्नम्मा ने बगावत कर दिया, ठीक है। बस आज इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द लक।